स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आज संध्या की कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उसकी सास कर्कश आवाज में चिल्लाई, बहू बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी। संध्या आंसुओं को छिपाते हुए जब रसोई में आई तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि बर्तन अपने आप धुले जा रहे थे। तभी उसकी सास भी रसोई में आ गई और फिर से उसे डांटते हुए बोली, बहू यह क्या, तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही थी? लगता है तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें बर्तन धोने के लिए कहा था, चिल्लाने के लिए नहीं। तभी सास की नज़र बर्तनों पर पड़ी जो कि धुल चुके थे। वह हैरानी से बोली, बहू इतनी जल्दी तुमने बर्तन धो भी दिए? संध्या कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आवाज़ तो उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। उसकी सास गुस्से में भुनभुनाते हुए वहाँ से चली गई। संध्या परेशान हो गई कि आखिर उसने जो देखा वह सब क्या था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह रसोई से बाहर निकलने को हुई तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कदम थाम लिए हों। उधर उसकी सास कमरे में जोर से चिल्लाई। सास के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर संध्या भागकर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उधर उसकी सास थोड़ी देर तक चिल्लाने के बाद एकदम से खामोश हो गई थी। तब जाकर संध्या के कदम आगे बढ़ पाए। वह दौड़ती हुई सास के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। संध्या एकदम से बौखला उठी। वह तुरंत ही पड़ोस में गई और पड़ोसियों की मदद से अपनी सास को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल जाने पर पता चला कि उसकी सास को हार्ट अटैक आया था। संध्या को उस समय समझ ही नहीं आया कि यह सब अचानक से क्या हो गया। उसने अपने पति विवेक को फ़ोन करके हॉस्पिटल आने के लिए कहा। विवेक भी भागा हुआ हॉस्पिटल आया। वो दुखी आवाज़ में कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि नए शहर में मैंने घर लिया है, अच्छी सैलरी मिल रही है, मुझे मेरा प्रमोशन हुआ है तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। कहते कहते वह रो पड़ा। संध्या को भी बड़ा बुरा लग रहा था कि उसकी सास के साथ यह सब क्या हो गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने मालती जी को आराम करने के लिए कहा था, साथ में कुछ दवाइयाँ भी दी थी। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा था। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने के लिए कहा था और तनाव लेने से मना किया था। साथ में खाने पीने में भी थोड़े बहुत परहेज बताए थे। संध्या भी ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रही थी। घर आने के बाद उसने अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया था। मालती जी हमेशा डरी हुई सी रहती थी, लेकिन वह किसी से कुछ बोलती नहीं थी। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत चुका था। उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा था। एक दिन उन्होंने भरी हुई आंखों से संध्या की ओर देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, बहू मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझे बड़े दुख पहुंचाए। आज तक तुझे क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन मेरी बीमारी में तू मेरा कितना अच्छे से ध्यान रख रही है। मुझे तो डर लग रहा था कि ऐसी हालत में तू मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी, लेकिन तू तो मेरा इतने अच्छे से ध्यान रख रही है मानो तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। संध्या धीरे से बोली, मम्मी जी आप बेटी से मेरी तुलना क्यों कर रही हैं? माना कि बेटी अपनी माँ का ध्यान रखती हैं, लेकिन बहुएं भी अपना फ़र्ज निभाने में किसी से पीछे नहीं होती हैं। अगर मैं आपका ध्यान रख रही हूँ तो आप एक बहू के रूप में मेरी तारीफ़ करिए, यह मत कहिए कि मैं बेटी की तरह आपका ध्यान रख रही हूँ। मालती जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहू तू एक अच्छी बहू है, लेकिन मैं ही एक अच्छी सास नहीं बन पाई। तूने तो बहू का हर फर्ज अच्छे से निभाया है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य नहीं निभा पाई। लेकिन अगर आगे मेरी ज़िंदगी लंबी चली ना तो मैं तुझे बहुत प्यार दुलार दूंगी। कहते हुए उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। उनकी आवाज़ में एक सच्चा पश्चाताप झलक रहा था। संध्या अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाने के लिए रसोई में आई तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि दाल चावल पहले से ही कुकर में चढ़े हुए थे और कुकर सीटी मार रहा था। यह सब देखकर संध्या हैरान रह गई और उसे उस दिन वाली घटना याद आ गई जिस दिन बर्तन अपने आप धुल रहे थे। उस दिन के बाद तो सास की देखभाल करने के चक्कर में वह यह सब भूल ही चुकी थी। उसका गला सूखने लगा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वह सोचने लगी कि इस घर में आने के बाद से ही कुछ न कुछ लगा हुआ है। मम्मी जी की तबीयत खराब हुई, उससे पहले घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हुई। कहीं इस घर में कोई समस्या तो नहीं, वह सोच ही रही थी कि तभी पूरी रसोई में धुआं धुआं सा भरने लगा। कुकर की सीटी तेज हो गई थी। उसने आगे बढ़कर कुकर बंद कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं कुकर फट ना जाए।
वह रसोई से बाहर भागने लगी तो रसोई घर का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। संध्या डर के मारे थर थर काँपने लगी। वह जोर से चिल्ला नहीं रही थी कि अगर सास के कानों में उसकी आवाज़ पड़ गई और सास ने यहाँ आकर यह सब देख लिया तो शायद उनका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ जाएगा। इसलिए वह अपनी चीख दबाए हुए थी। तभी धुएं के बीच में एक धुंधली सी आकृति उभरी और कहने लगी, संध्या डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम सुचित्रा है, तुम मेरी बात तो सुनो। संध्या का तो मन कर रहा था कि वो यहाँ से दौड़कर चली जाए, लेकिन उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फिराते हुए कहा, कौन सुचित्रा? देखो मुझे जाने दो, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो? सुचित्रा दर्द भरी आवाज़ में बोली, देखो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इस घर से जाओ। मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी आत्मा कई सालों से इसी रसोई में कैद है। कोई भी मेरा दुख सुनने वाला नहीं है। अब संध्या का डर थोड़ा कम होने लगा था। वह बोली, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ इस तरह से क्यों हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुचित्रा रोते हुए कहने लगी, वर्षों पहले मैं विदा होकर इस घर में आई थी। ससुराल आने की खुशी मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी, क्योंकि मुझे मेरा मनचाहा जीवन साथी मिला था। मैं और अखिलेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए सहज ही तैयार हो गए थे। सब कुछ बहुत बढ़िया था। बहुत ही धूमधाम से हमारी शादी हुई। शादी के बाद मैं जब यहाँ पर आई तो सारा घर मुझे ही संभालना पड़ा, क्योंकि अखिलेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके चाचा चाची ने उसकी परवरिश की थी और वह लोग गांव में रहते थे। यहाँ पर मैंने और अखिलेश ने मिलकर प्यार से अपनी दुनिया बनाई थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अखिलेश का एक दोस्त था पवन, जो अक्सर उसके साथ घर आया करता था। वह कब मुझ पर बुरी नज़र रखने लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन अखिलेश की अनुपस्थिति में वह घर आया। जब मैं उसे चाय देने के लिए गई तो अचानक उसने मेरी कलाई को पकड़ लिया और मुझे खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उसकी पकड़ से छूटने के लिए प्रयास करने लगी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होती चली गई। उसने एक भंवरे की तरह मेरे रूप लावण्य को चूसना शुरू कर दिया। मैं पल पल सिसकती बिखरती चली गई। मुझे हासिल करके भी उसका मन नहीं भरा। मैं अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी और उसने यही रसोई में गड्ढा खोदकर मुझे दफना दिया और ऊपर से फर्श ठीक कर दिया। जब शाम को अखिलेश घर आया और उसने मुझे घर में नहीं पाया तो बड़ा परेशान हुआ। उसने पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने पूरे शहर में मुझे ढूंढा, लेकिन कहीं से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बाद में अखिलेश के उस दोस्त ने अखिलेश के मन में यह बात डाल दी कि शायद मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, तभी तो मिल नहीं रही हूँ। अखिलेश ने भी मेरी खोजबीन बंद कर दिया। फिर उसने ये घर बेच दिया और वह यहाँ से चला गया। मेरी आत्मा इसी रसोई में कैद रह गई। मैं यहाँ से कहीं निकल भी नहीं पा रही थी और ना ही इस घर में कोई रहने के लिए आ रहा था। उसके बाद 10 सालों के बाद आज तुम लोग यहाँ पर आए हो और तुम ही मुझे देख पा रही हो। इतना कहकर सुचित्रा फूट फूट कर रोने लगी। संध्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर खुद संध्या की आंखों से भी आंसुओं का सैलाब बह निकला था। थोड़ी देर तक रोने के बाद सुचित्रा बोली, देखो संध्या, केवल तुम ही हो जो मुझे सुन सकती हो, मेरी परेशानी को समझ सकती हो। तुम मुझसे डरना बिल्कुल भी मत। तुम्हें बस मेरी मदद करनी होगी। तुम प्लीज़ कहीं से भी मेरे अखिलेश का पता लगाओ और उसे बताओ कि सच्चाई क्या है। वह तो आज भी मुझे ही गुनहगार समझ रहा होगा ना कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ और मेरा अपराधी आज भी मज़े की ज़िंदगी जी रहा होगा और मैं पल पल यहाँ घुट घुट कर तड़प रही हूँ। संध्या घबरा गई और कहने लगी, लेकिन मैं इन सब में तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? पता नहीं अखिलेश कहाँ होगा और तुम्हारा अपराधी कहाँ घूम रहा होगा। मैं उन लोगों को कैसे ढूंढ पाऊंगी? पता नहीं मैं अपने पति को यह सब बताऊंगी तो मेरी बात समझेंगे भी या नहीं। तभी संध्या की सास मालती जी की आवाज़ गूंजी, अरे बहू, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे दवाई भी लेनी है। सास की पुकार सुनकर संध्या ने पीछे पलट कर देखा और जैसे ही वह वापस मुड़ी तो उसने देखा रसोई में कोई नहीं था। सुचित्रा की आकृति कहीं गायब हो चुकी थी। संध्या बड़ी उलझन में पड़ गई कि वह क्या करे। वह सुचित्रा की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, संध्या ने सुचित्रा की मदद करने के लिए क्या किया, अब इस कहानी में क्या होगा, यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों,
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कोई शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।